Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 30th of March 2023. First news है hate speech is happening because the state is important Supreme Court. हेट स्पीच के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसकी वजह से मिनॉरिटीज़ में डर फैलता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इन सब सारी चीज़ों को रोका जा सकता है अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेग्रीगेट कर दिया जाए और स्टेट यहाँ पर टाइम पर एक्ट नहीं करता है। The exchanges in the courtroom come amid rising incidents of hate speeches and acts of violence, fueling concern and raising fears, especially among minorities. The bench has flagged the inability of the state to act when it is needed most and has said it will stop अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट सेड वेंसडे कि हेट स्पीच हो रही है क्योंकि स्टेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्टेट यहाँ पर पावरलेस है, स्टेट यहाँ पर टाइम पर एक्ट नहीं करता है और ये सब कुछ रुक जाएगा अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। कूनो नेशनल पार्क एमपी में है और कूनो नेशनल पार्क में ही चीतास को लेकर आया गया था। तो बोमा टेक्निक आपको पता होनी चाहिए और आपको चीता में अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। और नामीबिया से हम चीता लेकर आए, हम साउथ अफ्रीका से चीता लेकर आए। साउथ अफ्रीका से बेसिकली यहाँ पर MOU साइन हुआ है कि साउथ अफ्रीका हमें आने वाले 4-5 सालों में 8 से 10 चीता देता रहेगा जब तक इंडिया में चीता की एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन नहीं हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इन सिटी एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ मॉन्यूमेंट्स इन थंजावुर स्टाइल, और इसको टेंजौर स्टाइल भी कहते हैं। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। टेंजौर पेंटिंग इज़ एन आर्ट फॉर्म जो कि डेवलप हुई थी साउथ इंडियन टाउन कॉल्ड टेंजौर, द कैपिटल सिटी ऑफ द चोला डायनेस्टी, और मराठा रूलर ने भी इसको एनकरेज किया था। द सेम आर्ट फॉर्म वॉज पेट्रनाइज्ड इन मैसूर बाई किंग वुडेयार। दिस इज़ अ यूनिक आर्ट फॉर्म जहाँ पर प्रेशियस स्टोन्स और गोल्ड फॉइल्स का यूज़ किया जाता है। तो इनिशियली इस पेंटिंग का यूज़ किया जाता था हिंदू गॉड्स को डिपिक्ट करने के लिए। मोस्टली द फिगर्स इन दीज पेंटिंग्स आर लार्ज एंड द फेसेस आर राउंड एंड डिवाइन। टेक्निक कौन सी यूज़ की जाती है? तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो पहले आर्टिस्ट एक स्केच बनाता है इमेज का, किसके ऊपर? पीस ऑफ क्लॉथ पेस्टेड ऑन टू वुड, देन चॉक पाउडर और जिंक ऑक्साइड इज मिक्सड विद वाटर सोल्यूबल एडहेसिव एंड बेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। समटाइम्स एक माइल्ड एब्रेसिव भी यूज़ किया जाता है बेस को ज़्यादा स्मूदर बनाने के लिए। आफ्टर द ड्राइंग इज मेड, ज्वेलरी एंड एपरल इन द इमेज आर डेकोरेटेड विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स जिनको जयपुर स्टोन्स कहा जाता है। लेस और थ्रेड इज ऑल्सो यूज टू डेकोरेट द ज्वेलरी। थीम क्या होता है तो हमने डिस्कस किया, बेसिकली यहाँ पर गॉड्स एंड गॉडेसेस की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं बिकॉज दिस आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड एट अ टाइम when fine looking and striking temples were being constructed by rulers of several dynasties। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। थंजावुर स्टाइल क्या है? यहाँ पर एक स्टोन आर्ट की बात की गई है एट अनंतपुरम श्रीलंका, जो कि एक यूनेस्को साइट है विद अ बुद्धा टेम्पल। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। स्पीड अप डिस्बर्सल ऑफ लोन्स सैंक्शनड बाई हेफा। तो यहाँ पर हेफा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेफा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। हेफा है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कैनरा बैंक। काम क्या है इसका? तो इसके नाम में ही फाइनेंसिंग आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करके। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये नॉन प्रॉफिट NBFC है। गवर्नमेंट हैड एक्सपेंडेड, तो इसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया था 2018 में अंडर राइज। राइज क्या है? रीवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, जिसमें KVs को, नवोदय विद्यालय को, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, सबको इसके एम्बिट में लाया गया था। हेफा वॉज ऑल्सो मेड नोडल बॉडी इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन द एजुकेशन सेक्टर। तो हेफा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में बना हुआ था क्योंकि जो इसका टारगेट था ये उतना फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाया था। तो हेफा इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कैनरा बैंक। क्या इसका काम है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइनेंस करना। कौन से इंस्टीट्यूशंस में? प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स, और ये एक नॉन प्रॉफिट NBFC है। और राइज आपको पता होना चाहिए, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो सैंक्शनड लोन्स हैं इनका स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए बाय द हेफा, जिसको 2017 में सेंटर ने सेटअप किया था टू अपग्रेड द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, और जिसकी वजह से जो हमारे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ग्लोबल बेस्ट स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। हेफा हाउएवर हैड स्टार्टेड मिसिंग इट्स एनुअल टारगेट इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पैंडमिक। तो हम सिर्फ पैंडमिक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हेफा का टारगेट है ये पहले ही मिस करने लग गया था। द गवर्नमेंट हैड एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द हेफा इन 2018 अंडर राइज। ठीक है, और बाकी स्कूल्स को भी लाया जाता है इसके एम्बिट में। फॉर एग्जांपल हमने देखा KVs, नवोदय।
नेक्स्ट है हाउस पैनल प्रपोजेस ओवर आर्चिंग एपेक्स बॉडी फॉर ग्लेशियर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हाउस पैनल ने प्रपोज किया कि हमारे पास एक एपेक्स बॉडी होनी चाहिए ग्लेशियर मैनेजमेंट को लेकर। तो अभी कैसे ग्लेशियर का मैनेजमेंट होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है, तो ये यहाँ पर ग्लेशियर्स को सर्वे करता है और डिटेल्ड इन्वेंट्री मेंटेन करता है। और बाकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लेशियर्स को देखें तो ग्लेशियर्स यहाँ पर पिघल रहे हैं, तो ये जो क्लाइमेट चेंज वाला एस्पेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज देखता है। तो वाइल द ग्लेशियर्स आर सर्वेड एंड देयर डिटेल्ड इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लुक्स इनटू ऑल मैटर्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। और यही यहाँ पर प्रपोज किया गया कि एक ओवर आर्चिंग एपेक्स बॉडी बनाने की ज़रूरत है फॉर ग्लेशियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डोवाल टू एससीओ मेंबर्स सीक नो यूनिलेटरल मिलिट्री सुपीरियरिटी। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना के लिए ऑब्लिक रेफरेंस है। यहाँ पर चाइना जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ट्रांसग्रेशन करता रहता है। एससीओ के मेंबर्स आपको पता होना चाहिए, एससीओ के कौन से मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। और करंटली इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। तो अभी इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी है। जो रैट्स है वो भी इसी का है, और ईरान भी जल्दी इसका मेंबर बन जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। वाइल हिज कमेंट्स ऑन यूनिलेटरल मिलिट्री सुपीरियरिटी आर एन ऑब्लिक रेफरेंस टू द ऑनगोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ एट द इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो चाइना ट्रांसग्रेशन करता रहता है एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, जैसे इसने श्रीलंका का यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, तो इन सब की बात यहाँ पर की गई। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। रेड टेप स्टिल। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की बात की गई है। हम पिछले कुछ दिनों से इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इंडियन एक्सप्रेस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जिनको कि यहाँ पर ये कहा गया था कि आपको यहाँ पर एमिनेंस का टैग मिलेगा, उनके साथ अभी तक गवर्नमेंट ने MOU साइन तक नहीं किया है। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी। तो एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी 2021 में डिफंक्ट हो गई थी। सरकार को उसको वापस कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत थी, या तो पहले वाले का जो टेन्योर उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी। तो ना ही पहले वाले का टर्म एक्सटेंड किया गया और ना ही यहाँ पर दूसरी कॉन्स्टिट्यूट की गई। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनको कोई भी फंडिंग भी नहीं प्रोवाइड की जाती सरकार के द्वारा। उनको सिर्फ ये वादा किया गया था कि आपको यहाँ पर हम ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे और जो यहाँ पर रेगुलेटरी आर्किटेक्चर उसको हम रिलैक्स कर देंगे आपके लिए। तो ये बात उनको कही गई थी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का टैग चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि UGC कितना इंटरफेरेंस करता है, और UGC की चीफ से बात पूछी गई तो उनका बेसिकली ये कहना है कि हम इसीलिए इंटरफेयर करते हैं क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में हमें लगता है तो हम इंटरफेयर करते हैं। जो यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको कि यहाँ पर IOE का टैग दिया गया, उनको ज़रूर यहाँ पर फ़ायदा हुआ और उनको यहाँ पर सरकार ने काफ़ी फंडिंग भी प्रोवाइड की। बेसिकली यहाँ पर जो पब्लिक कैंपसेस हैं उनको 1000 करोड़ रुपए तक मिल सकता है, जिसमें से काफ़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 500-600 करोड़ मिल भी चुके हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। तो ये जो पैसा मिलता है ये बजटरी ग्रांट्स के अलावा मिलता है। तो बजट में तो उनको ग्रांट्स मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर 1000 करोड़ तक उनको पैसा मिल सकता है। इन 2017 द एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो कि उस समय HRD मिनिस्ट्री हुआ करती थी, इसने कंसीव किया था इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम टू डेवलप वर्ल्ड क्लास सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। यूनिवर्सिटीज़ जो कि IOE क्राइटेरिया को मैच कर रहे थे वर प्रॉमिस्ड कि आपको यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाएगी फाइनेंशियल मैटर्स में, और आपको यहाँ पर फ्रीडम दिया जाएगा। आप फैकल्टी को हायर कर सकते हो, आप अपने कोर्सेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकते हो, आप यहाँ पर फॉरेन फैकल्टीज़ को भी हायर कर सकते हो। 6 years later, the project is yet to become the game changer it was intended to be। और इस न्यूज़पेपर ने इन्वेस्टिगेशन की और हमें ये पता चला कि IO स्कीम में जो भी यहाँ पर वादा किया गया था ऐसा हमें कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। 4 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनको कि यहाँ पर सारी क्लियरेंस मिल गई फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्पावर्ड कमेटी आर येट टू गेट द IOE टैग। 4 others which have received this recognition ये अभी भी रेड टेप को फेस कर रहे हैं, such as hiring foreign faculty and admitting foreign students। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी दैट वाज क्रिएटेड टू मेक UGC रेगुलेशंस मोर फ्लेक्सिबल फॉर द IOEs, ये यहाँ पर डिफंक्ट हो चुकी है। तो यही कमेटी थी जिसका यहाँ पर टर्म 2021 में ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सरकार ने इसके टर्म को इंक्रीज़ भी नहीं किया और यहाँ पर नई कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं किया। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी इज़ नाउ एम्बेडेड इन द हायर एजुकेशन रेगुलेटर, जो कि प्रपोज किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा।
HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये अभी तक बनी नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस हैं, जो कि 2017 में प्रपोज किया गया था कि हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस बनाएंगे, ये भी यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ये कहते हैं कि आपको यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में HECI है, ये भी इसीलिए बनाई जाएगी कि यहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यहाँ पर सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको यहाँ पर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो अगर IOE का टैग किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है तब तो उसको फ़ायदा है, क्योंकि उसको सरकार यहाँ पर फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी। लेकिन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसको फंडिंग नहीं प्रोवाइड करेगी, फंडिंग सिर्फ यहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन को मिलेगी। फॉर एग्जांपल IISc को मिलेगी, IITs को मिलेगी, लेकिन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को नहीं मिलेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सिर्फ ये कहा गया था कि आपको हम ऑटोनॉमी ग्रांट करेंगे। Institutions endeavoring to venture into the multidisciplinary arena have to often negotiate, और बहुत बड़ा रेगुलेटरी मेज होता है यहाँ पर। नेशनल मेडिकल कमीशन एजेंसी से आपको बात करनी पड़ेगी, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल। दिस न्यूज़पेपर्स इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट गवर्नमेंट फंड्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 करोड़, और जिसकी वजह से यहाँ पर 8 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को फ़ायदा हुआ है। और वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, हाउएवर, इनको खुद के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि दे हैव बीन लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स इवन एज द ऑटोनॉमी दे वर प्रॉमिस्ड, वो भी नहीं मिल रही है उनको, क्योंकि यहाँ पर UGC इंटरफेयर कर रहा है। नेक्स्ट है हाउ वेस्ट इज हाईजैकिंग G20, और आप देख सकते हो ये आर्टिकल किसने लिखा है, रशियाज एम्बेसडर टू इंडिया। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नॉट जस्ट राशंस, तो यहाँ पर बात की गई PDS स्कीम की, NFSA की, और यहाँ पर सरकार AI का यूज़ कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है। हम यहाँ पर डेटा बेस्ड गवर्नेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 गवर्न करता है कंट्रीज लार्जेस्ट बेनिफिशियरी सेंट्रिक प्रोग्राम, द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू 81.35 करोड़ पर्सन्स एवरी मंथ। तो सेंटर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता है स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्या है, स्मार्ट PDS, और स्मार्ट PDS की मदद से जो लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स है ये नहीं होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर इंप्रूव होगी, और वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो बेनिफिट्स उनकी पोर्टेबिलिटी हो सके। The lack of data on consumption and mobility patterns was a big challenge, लेकिन स्मार्ट PDS इनिशिएटिव की वजह से, जो कि यहाँ पर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम यहाँ पर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन थ्रू AI, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। टुडे नियरली 93% ऑफ द टोटल मंथली एलोकेटेड फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू द आधार ऑथेंटिकेशन मोड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक POS डिवाइसेस। टू सस्टेन दीज रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च की है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोर्टेबिलिटी हो सके बेनिफिट्स की, क्रिएशन ऑफ अ नेशनल लेवल डेटा डिपॉजिटरी फॉर डीडुप्लिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी राशन डेटा, क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अक्रॉस राशन कार्ड मैनेजमेंट। तो ये सब यहाँ पर किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर PDS में लीकेज ना हो उसके लिए यहाँ पर ये लेकर आया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड लेकर आया गया। और भी यहाँ पर सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है। फॉर एग्जांपल ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल क्या है, तो यहाँ पर माइग्रेंट्स का डेटाबेस बनाया जा रहा है। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, तो ये कोविड के दौरान जब आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया गया था तब इसको अनाउंस किया गया था, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा था। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्ट एंड पॉलिटिक्स। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। मिनिमाइजिंग रिस्क, ये हम डिस्कस करेंगे। तो EPFO अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, पर ऑथर का ये कहना है कि जो EPFO है ये इतना इंटरेस्ट रेट नहीं जनरेट करता। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अगर हम देखें तो EPFO यहाँ पर डेफिसिट में था, और इस बार यहाँ पर उम्मीद तो की जा रही है कि EPFO यहाँ पर सरप्लस में रहेगा, लेकिन हो सकता है कि EPFO यहाँ पर डेफिसिट में रहे। अब EPFO रिटर्न्स इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहा है, तो EPFO यहाँ पर शेयर्स में सब्सक्राइब कर रहा है, इक्विटीज़ में सब्सक्राइब कर रहा है। लेकिन इक्विटीज़ में सब्सक्राइब करने के साथ एक रिस्क भी आता है कि हो सकता है कि यहाँ पर रिस्क हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर IL एंड FS में यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, और जिसकी वजह से यहाँ पर IL एंड FS की कंडीशन ख़राब हो गई, और जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। तो कहीं हायर रिटर्न्स के चक्कर में सारा काम ख़राब ना हो जाए, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। तो ऑन ट्यूसडे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8.15% का होगा फॉर 2022-23 फॉर इट्स सब्सक्राइबर्स, और ये लास्ट ईयर से मार्जिनली ज़्यादा है। लास्ट ईयर 8.1% था। एज द बल्क ऑफ द फंड्स विद द EPFO, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पार्क है,
ऑफरिंग हायर रेट्स, और अगर यहाँ पर ज़्यादा रेट चाहिए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाई यील्डिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो जो पोर्टफोलियो है इसको यहाँ पर इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। द सर्च फॉर हायर यील्ड, तो यहाँ पर ज़रूरत तो है कि यहाँ पर हायर यील्ड मिल सके, और लेकिन अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो इक्विटीज़ में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके साथ यहाँ पर रिस्क भी होता है। और इन द पास्ट जो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया है, फॉर एग्जांपल दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IL&FS, रिलायंस कैपिटल, येस बैंक, और इसकी वजह से हमने देखा फॉर एग्जांपल येस बैंक में यहाँ पर क्राइसिस हो गई थी, IL&FS में यहाँ पर क्राइसिस हो गई थी। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट EPFO जो है ये अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकता है इक्विटी मार्केट्स में, और क्या मैक्सिमम लिमिट होगी 15%। तो EPFO में इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी मार्केट्स अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15% ऑफ इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स, एंड इन द ऑनगोइंग ईयर जो 10% एडिशनल फंड्स हैं इनको यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। तो अगर आपको ये पता है कि ETFs क्या होता है देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो ETFs आपको बताना है कि क्या होता है। द कॉन मैन इन नया कश्मीर, ये आर्टिकल हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एक पर्सन था जो कि एक कॉन मैन था, वो ये बता रहा था कि वो यहाँ पर PMO से है, लेकिन एक्चुअली वो PMO से नहीं है और वो पूरा कश्मीर में घूम रहा था, ये सब बताया गया है। एंड अटैक ऑन सिविलिटी, ये भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पर अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के किसी भी आर्टिकल से लगता है कि ये व्यू पॉइंट सही नहीं है और आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉलम होता है, तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ऑथर ने आर्टिकल लिखा था डिसक्वालीफाइड इंडियन एक्सप्रेस, जो कि March 25 को आया था। ऑथर जो पर्टिकुलर ऑथर हैं ये उनके व्यू से नहीं सेटिस्फाइड थे और इन्होंने काउंटर आर्टिकल लिखा है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पता होना चाहिए, इसके सारे सेक्शंस पता होने चाहिए, लिली थॉमस केस पता होना चाहिए, और सेक्शन 11 जो है एक्ट का, जो कि इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर रिड्यूस या रिमूव कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन वाला पॉइंट नहीं लिखा था कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या तो रिमूव कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हुंडी की बात की गई है। हुंडी क्या होता है, हुंडी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हुंडी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, याद रखना ये टर्म हुंडी। नेक्स्ट है सूकीज पार्टी डिसॉल्व, व्हाट दिस मीन्स फॉर हर म्यांमार। तो म्यांमार में 2 साल पहले कू हो गया था। म्यांमार की मिलिट्री का ये कहना है कि हम यहाँ पर इलेक्शंस कराएंगे, लेकिन जो यहाँ पर सूकी की पार्टी उसको यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया है। तो सूकी की पार्टी ने यहाँ पर इलेक्शंस को जीता था, मेजॉरिटी इनके पास थी। तो जो वहाँ की मिलिट्री उनको ये लगा कि कहीं इनके पास मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना कर दें, और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे तो मिलिट्री की पावर यहाँ पर चली जाएगी, और जिसकी वजह से मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री ने यहाँ पर कू कर दिया और सूकी को जेल में डाल दिया। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि आप यहाँ पर इलेक्शन कराएगी भी मिलिट्री तो लोगों को भरोसा नहीं होगा इलेक्शन प्रोसीजर पर, क्योंकि यहाँ पर दूसरी पार्टी को तो आपने डिसॉल्व कर दिया है। द जनताज election talk began in January this year ahead of the second anniversary of the February 1, 2021 मिलिट्री को। जो मिलिट्री ड्राफ्टेड 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन है म्यांमार का, इसमें जो इमरजेंसी की स्टेट है 2 साल तक के लिए रह सकती है और उसके बाद 6 महीने में इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, एंड देयर आफ्टर इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 months। ये जो इमरजेंसी का पीरियड इसको यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है, और हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा एक्सटेंशन कर दे मिलिट्री। जो जनता के चीफ है उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। जनता की चीफ बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री की बात चल रही है। न्यू इलेक्शन लॉ, व्हाट वरीज द आर्मी मोस्ट इज सू कीज, क्योंकि इनको यहाँ पर ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी मिली थी 2012 के बाई इलेक्शंस में, फिर 2020 में भी इनको यहाँ पर मेजॉरिटी मिली थी। द कू वॉज ट्रिगर्ड बाई फियर्स कि इनको यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें और मिलिट्री को पॉलिटिक्स से एक्सक्लूड कर दें, और जिसकी वजह से यहाँ पर मिलिट्री ने कू कर दिया। इवन विद द NLD लीडर इन जेल सिंस द कू, जो मिलिट्री है ये बहुत अनश्योर है अपनी विक्ट्री के बारे में, और जिसकी वजह से इनकी पार्टी को डिसॉल्व किया जा रहा है। द जनताज डिटर्मिनेशन टू होल्ड द इलेक्शंस में ओनली वर्ड्स इन द सिचुएशन। तो जनता को ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू ये पावर में आएंगे तो लोगों को लगेगा ये तो इलेक्शन के थ्रू आए हैं। तो वाइल द जनता अपीयर्स टू बिलीव दैट एन इलेक्शन माइट हेल्प इट एस्टैब्लिश बेटर कंट्रोल देन रूल बाय इमरजेंसी विदाउट द NLD's पार्टिसिपेशन। जो इलेक्शन है ये एक फ्लॉड एक्सरसाइज होगा लोगों के नज़रों में भी और इंटरनेशनल अरीना में भी, सबको यही लगेगा कि बेसिकली आप ही यहाँ पर खड़े थे और आप ही यहाँ पर जीत गए। बट लाइक द तालिबान इन अफगानिस्तान, जो म्यांमार मिलिट्री है ये इंटरनेशनल प्रेशर से बिल्कुल इम्यून है। इवन चाइना, जिसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है तादमादाओ जो कि म्यांमार की मिलिट्री है, चाइना की भी बहुत लिमिटेड से है। द ASEAN 5-point प्लान फ्रॉम म्यांमार हैज़ so far yielded no progress, though Indonesia now in the chair of the grouping is said to be making some efforts। सू की को यहाँ पर 2010 में रिलीज़ किया गया था और उसके बाद यहाँ पर NLD ने यहाँ पर इलेक्शंस को बॉयकॉट किया। सू की पार्टी है NLD। फिर पार्टी स्प्लिट हुई। बेसिकली ये बताया गया कि सू की हमेशा यहाँ पर एक पॉपुलर फेस रही हैं और अभी ये जेल में है, लेकिन उसके बाद भी
इनका एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है म्यांमार की पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन अभी इनकी एज बहुत ज़्यादा हो रखी है और ये काफ़ी टाइम तक जेल में रहती हैं। तो जो बाकी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के सपोर्टर्स हैं, इनके बीच में यहाँ पर एक जनरेशन गैप क्रिएट हो सकता है। तो हर लॉन्ग सेंटेंस मीन्स इट कुड बी ईयर्स बिफोर शी कम्स आउट, बाई व्हेन द जनरेशन गैप इन द पार्टी माइट बिकम इम्पॉसिबल टू ब्रिज। नेक्स्ट है वाई सम रिटायर्ड स्विस विमेन हैव टेकन देयर गवर्नमेंट टू कोर्ट। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यहाँ पर आईपीसीसी ने रिपोर्ट निकाली और आईपीसीसी ने रिपोर्ट में ये बताया कि जो ओल्डर विमेन है ये ज़्यादा ससेप्टेबल है हीट वेव्स को लेकर, और हीट वेव्स की वजह से इनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये महिलाएं इसी एज ग्रुप की हैं और जिसकी वजह से ये अपने गवर्नमेंट को कोर्ट में तक लेकर गई हैं कि हमारे ऊपर खतरा है तो क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ किया जाए। 2020 2030 पॉसिबल लॉस्ट डेकेड। तो अब लॉस्ट डेकेड क्यों हो सकता है, क्या इसका रीज़न है? तो रीज़न यही है कि यहाँ पर कोविड आ गया, उसके बाद यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? तो ये निकालता है IMF। सिंपली पुट वर्ल्ड बैंक हैज़ फाउंड कि ओवरलैपिंग क्राइसिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोविड-19 पैंडमिक आ गया, फिर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट कर दिया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसीलिए क्या किया जा रहा है, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जा रहा है। रेपो रेट को इंक्रीज़ करें जिसकी वजह से यहाँ पर GDP ग्रोथ सप्रेस हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। तो जो पोटेंशियल GDP है, पोटेंशियल GDP बेसिकली यहाँ पर जितना GDP हो सकता है, द थियोरेटिकल ग्रोथ रेट एंड इकोनॉमी कैन सस्टेन ओवर द मीडियम टर्म बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी रेट्स विदाउट रिस्किंग एक्सेस इन्फ्लेशन। तो ये होता है पोटेंशियल GDP। और रियल GDP बेसिकली जो है आपका GDP, रियल GDP हो गया। द वर्ल्ड बैंक हैज़ लुक्ड एट सेट ऑफ 4 फंडामेंटल ड्राइवर्स, और ये 4 फंडामेंटल ड्राइवर्स कौन से हैं कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कितना हुआ, लेबर फोर्स ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितना है, और ये सब कुछ यहाँ पर ख़राब रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है 6 प्रायोरिटी इंटरवेंशंस जो कि करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और स्पेशली विमेन का ट्रेड कॉस्ट को कट करने की ज़रूरत है, जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है, ग्लोबल कोऑपरेशन को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और ये कोशिश करने की ज़रूरत है कि जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जो कि RBI बनाता है, फिस्कल पॉलिसी जो कि यहाँ पर सरकार बनाती है। तो RBI यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सरकार है वो लगातार अपने डेफिसिट को इंक्रीज कर रही है, बोरोइंग कर रही है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली यहाँ पर। अगर RBI सोच रहा है कि मनी सप्लाई कम हो, तो जो फिस्कल पॉलिसी, जो सरकार की पॉलिसी है वो भी इस तरीके से होनी चाहिए कि मार्केट में मनी सप्लाई यहाँ पर कम हो। तो इंश्योर दैट फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसीज डू नॉट रन अगेंस्ट ईच अदर। फॉर इंस्टेंस अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते रहेंगे, डेफिसिट यहाँ पर राइज हो रहा है, और सेंट्रल बैंक यहाँ पर दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है व्हेन 2 एयरक्राफ्ट कम टू क्लोज एंड हाउ दे आर केप्ट सेफली अपार्ट। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेतन्याहू बाइडन एक्सचेंज शार्प वर्ड्स ओवर जुडिशियल सिस्टम ओवरहॉल। तो हमने डिस्कस किया था इसराइल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसका रीज़न क्या था? तो उसका रीज़न ये था कि जो यहाँ पर इजरायली सरकार है ये जुडिशियल ओवरहॉल करना चाहती थी, जुडिशियल सिस्टम को ओवरहॉल करना चाहती थी। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होने वाली थी। फॉर एग्जाम्पल जो कमेटी यहाँ पर जजेस को अपॉइंट करती है उसमें यहाँ पर गवर्नमेंट के मेंबर ज़्यादा होंगे। तो ये सब यहाँ पर था जिसकी वजह से लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इन्होंने ये कहा कि इसको हम बैक बर्नर पर डाल देते हैं और इसको हम पोस्टपोन करते हैं, ये हम बाद में रिफॉर्म कभी करेंगे, अभी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसराइल और US की बात करें तो इसराइल और US यहाँ पर अलाइज हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि US प्रेसिडेंट ने बेसिकली ये कह दिया कि ही वॉक अवे, और उसके बाद जो यहाँ पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर उनका ये कहना है कि दूसरा कंट्री हमें नहीं बता सकता, हम यहाँ पर सॉवरन है, हमें जो करना होगा हम करेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान हाउस पासिस बिल टू कर्टेल पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस। तो कौन सी पावर ये कर्टेल कर रहे हैं? तो फॉर एग्जांपल जो इनका चीफ जस्टिस हुआ करता था उसके पास यहाँ पर पावर थी कि वो यहाँ पर सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। अब ये जो सुओ मोटो एक्शन लेने की पावर ये सिर्फ चीफ जस्टिस के पास नहीं, बेसिकली यहाँ पर जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ये डिसाइड करेंगे कि सुओ मोटो एक्शन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। तो बिल प्रोवाइड्स दैट द 3 सीनियर मोस्ट जजेस विल डिसाइड अबाउट द सुओ मोटो एक्शन ऑन एनी इशू। इससे पहले ये जो प्रेरोगेटिव था ये सिर्फ यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास था, जो कि पाकिस्तान का है। नेक्स्ट है यूक्रेन हिट्स ऑक्यूपाइड सिटी अमिड राइजिंग टॉक ऑफ काउंटर ऑफेंसिव। तो यहाँ पर आपको कुछ लोकेशंस देखनी है। एक है मेलिटोपोल, ठीक है, रशियन ऑक्यूपाई कर रखा है, रशियन ऑक्यूपाइड सिटी ऑफ मेलिटोपोल, और दूसरा है ज़ेपोरिज़िया, और इसको भी यहाँ पर रशियन ऑक्यूपाई कर रखा है। तो मेलिटोपोल एंड ज़ेपोरिज़िया। नेक्स्ट है NCLT होल्ड्स 1338 करोड़ फाइन ऑन गूगल। तो ये सब हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल बेसिकली अपने डोमिनेंस का कैसे अब्यूज़ करता था। अगर पेपर में ये आता है कि एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट न्यूज़ में था, तो क्यों न्यूज़ में था? तो गूगल को लेकर यहाँ पर न्यूज़ में था, एंड्रॉइड को लेकर न्यूज़ में था, तो ये आपको टिक करना है। तो अगर पेपर में ये आता है एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट क्यों न्यूज़ में था। दूसरी बात साइड लोडिंग,
तो ये वर्ड साइड लोडिंग, इसका क्या मीनिंग होता है? तो ऐप्स को डाउनलोड करना बिना ऐप स्टोर का यूज़ किए, इसको बोलते हैं साइड लोडिंग। नेक्स्ट है असबा। असबा की बात की गई है। असबा को यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सेबी अप्रूव्स असबा लाइक फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। असबा होता क्या है? तो असबा है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना है, तो जो भी यहाँ पर कॉस्ट होगी उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में लॉक हो जाएगा। अब लॉक हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, अभी कटेगा नहीं, वो सिर्फ यहाँ पर लॉक हो जाएगा। जब आपको शेयर्स मिलेंगे उसके बाद ही वो पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। अब पॉइंट ये याद रखने की वाली बात है कि ये जो अमाउंट ब्लॉक होगा इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। ये जो अमाउंट ब्लॉक होगा इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो application supported by blocked amount like facility being made available to investors for secondary market trading, ASBA is an application containing an authorization कि जो application money इसको block कर दिया जाए in the bank account for subscribing to an initial public offering। तो अगर यहाँ पर आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना है तो जो भी यहाँ पर अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। तो ये जो फैसिलिटी है ये अभी यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी होगी। सेबी सेट अंडर द फ्रेमवर्क क्लाइंट विल कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट ऑन हिज ब्लॉक फंड्स। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो ब्लॉक फंड्स हैं उसके ऊपर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। और उसके अलावा ये भी डिसाइड किया है सेबी ने कि हम एक कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो बेसिकली यहाँ पर AIF की 3 कैटेगरी होती है, AIF 1, 2, 3। अगर आपको डिफरेंस पता है कि क्या होता है AIF 1, 2 और 3 में, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। The regulator also announced to set up a corporate debt market development fund in the form of an AIF to act as a backstop facility for purchase of investment grade corporate debt securities, जब यहाँ पर स्ट्रेस की सिचुएशन है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। नेक्स्ट है नो चार्जेस फॉर दोज यूजिंग UPI फॉर नॉर्मल पेमेंट्स। तो बेसिकली अगर बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो चार्जेस किसके ऊपर लगने वाले हैं? तो PPI के लिए यहाँ पर चार्जेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इंटरचेंज चार्ज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर PPI मर्चेंट ट्रांजैक्शंस, लेकिन कस्टमर्स को चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।